सड़कों पर गुटखा थूकना, पब्लिक यूरिनेशन और ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ने के लिए छोड़ देना। क्या इसके लिए हम प्रधानमंत्री को ब्लेम करेंगे? भारत का हर 20 में से एक इंसान दिन के 60 रुपए भी नहीं कमाता। जब एक आदमी को शाम की रोटी की चिंता हो तो वो कार्बन फुटप्रिंट्स और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचना कैसे ही अफोर्ड कर सकता है? जब पोल्यूशन बढ़ता है तो न्यूज चैनल पर एक्सपर्ट बैठते हैं, वो शोर मचाते हैं, लेकिन डिस्कशन सिर्फ इस बात पर होता है कि किस पार्टी की गलती है। जब वेस्ट में लेबर महंगा होने लगा और एनवायरमेंट लॉ स्ट्रिक्ट होने लगे तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज उठाई और एशिया की तरफ शिफ्ट कर दी। सच तो ये है कि उन्होंने पोल्यूशन को खत्म नहीं किया, उन्होंने बस पोल्यूशन को शिफ्ट कर दिया। सवाल ये है कि अब देखिए, हर बार जब भी कोई फॉरेनर इंडिया को डर्टी बोलता है या हमारे देश के पोल्यूशन को क्रिटिसाइज करता है तो हमें गुस्सा आता है। हम में से कई लोग तो उनके कमेंट सेक्शन में जाके उन्हें गालियां तक देने लगते हैं। कुछ थोड़े सिविलाइज लोग उन्हें इंडिया की पॉजिटिव साइड देखने की भी हिदायत देते हैं। उन्हें इसरो के मिशंस याद दिलाए जाते हैं, भारत के IT पार्क्स का वर्चुअल टूर ही दे दिया जाता है। लेकिन आज हमें अपने इस फॉल्स प्राइड को साइड में रखकर एक सही सवाल पूछना होगा, क्या वो लोग कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं ना। और अगर वो लोग सही हैं तो ये गंदगी, ये जहर और ये केओस का असली जिम्मेदार है कौन? क्या ये सिर्फ सिस्टम की गलती है या हम सब ने मिलकर इस देश को यहाँ तक पहुँचाया? हम इसके सॉल्यूशन पर जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। जिस कोविड-19 के डर से हम 4 दीवारी में बंद महीनों तक बैठे रहे, उसने टोटल 5,33,000 लोगों की जान ली थी। लेकिन अकेले एयर पॉल्यूशन ने हर साल भारत में 15 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है। और हमें लगता है पॉल्यूशन की असली वजह मास लेवल मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन बिहार, जहां इंडस्ट्रीज का नामो निशान तक नहीं है, उसकी कैपिटल पटना का AQI शंघाई और बीजिंग से ज्यादा कैसे है? हमारी पवित्र गंगा नदी, जिसके पानी को करोड़ों लोग अमृत मानते हैं, उसका पानी आज कई जगहों पर बेदिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मीट नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा देश जो सदियों से नेचर की पूजा करता आया है, नदियों को माँ मानता है, वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ और अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए, तब भारत कोई सोने की चिड़िया नहीं रह गया था, बल्कि अंग्रेज हमें एक भूखा, लाचार और एक गरीब देश छोड़कर गए थे। उस वक्त देश के सामने एनवायरनमेंट बचाना चैलेंज नहीं था, चैलेंज था लोगों को जिंदा रखना। हमारे पास फेमिन था, बेरोजगारी थी, इलिटरेसी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो था। उस वक्त क्लाइमेट चेंज या एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सोचना नेसेसिटी नहीं, एक लग्जरी थी। भारत ज्यादातर जरूरत की चीजों को इंपोर्ट करता था और हमारे लीडर्स के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, या तो भूख से मर जाए या फैक्ट्रीज लगाए। क्योंकि सच तो ये है, जब देश भूख से लड़ रहा हो तब हवा की क्वालिटी प्रायोरिटी नहीं होती। पेट की आग बुझाने के लिए हमने चिमनियों में आग जलाना शुरू किया, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया और उसके साथ हमें पॉल्यूशन भी फ्री में मिला। लेकिन भारत अकेला नहीं था, दुनिया का हर बड़ा देश जो आज हमें एनवायरनमेंट पर ज्ञान देता है, वो इस ही रास्ते से गुजरा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान UK, USA, जापान और जर्मनी सभी ने ये काला धुआं देखा है। 1952 में लंदन में ग्रेट स्मॉग आया था। हवा वहाँ की इतनी जहरीली हो गई थी कि कुछ ही दिनों में हजारों लोग मर गए थे। ये वही लंदन है जिसे आज हम साफ सुथरा मानते हैं। अमेरिका की हालत तो इतनी खराब थी, ओहायो की क्यूआहोगा रिवर में इतना ऑयल और केमिकल वेस्ट था कि 1969 में नदी में आग लग गई थी। तो अगर सबने ही ये फेज देखा है तो भारत के पोल्यूशन में अलग क्या है? देखो, वेस्टर्न कंट्रीज ने इस पोल्यूशन को रोकने के लिए कई मेजर स्टेप्स लिए, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। सच तो ये है कि उन्होंने पोल्यूशन को खत्म नहीं किया, उन्होंने बस पोल्यूशन को शिफ्ट कर दिया। अब जब वेस्ट में लेबर महंगा होने लगा और एनवायरनमेंट लॉ स्ट्रिक्ट होने लगे, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज उठाई और एशिया की तरफ शिफ्ट कर दी। चाइना, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इन देशों में लेबर बहुत सस्ती थी और एनवायरनमेंट को लेकर कोई रोक टोक ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ आती गई और साथ में वो काला धुआं भी लाती गई, जो कभी लंदन और न्यूयॉर्क के आसमान में छाया रहता था। और यहाँ से शुरू होता है ग्लोबल पोल्यूशन का वो खेल, जिसके सबसे बड़े विक्टिम आज हम और आप हैं। लेकिन ये विक्टिम माइंडसेट भारत के पोल्यूशन की पूरी कहानी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि अगर हम सारी गलती वेस्ट पर डाल दें तो हम उस इंटरनल कैंसर को इग्नोर कर देंगे जो हमारे अंदर से
खा रहा है हमें आज। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी एक्सप्लोडिंग सिटीज और फेल्ड अर्बन प्लानिंग। हमारे शहरों की प्लानिंग तो कभी हुई ही नहीं थी। दिल्ली जिसकी पॉपुलेशन 1950s में 14-15 लाख ही थी और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही 20-30 लाख लोगों को हैंडल करने के लिए डिजाइन था, वहां आज 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि गांव और छोटे शहरों में तो लोकल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो माइग्रेशन रुकना पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को जॉब तो चाहिए ही ना। इस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का रिजल्ट ये हुआ कि हमने लेक्स को कवर करके उनके ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। हमने शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और आज हम जिस धूल में सांस ले रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन डस्ट उन्हीं बिल्डिंग से आ रही है जो बिना किसी कंट्रोल के बन रही हैं। और इन सबके बीच हमारा सिस्टम कहाँ है? देखो, सच तो ये है कि हमारे यहाँ सरकार की पॉलिसीज और जनता का वोट दोनों लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर नहीं बल्कि सब्सिडीज और रेवड़ियों पर चलते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में बताया गया कि कई स्टेट्स अपने बजट का 10 से 15% तक फ्री बीज पर ही खर्च कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 10, 20, 50 साल के बाद का सोचना ही नहीं चाहती। उन्हें तो बस अगले 5 साल का इलेक्शन जीतना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत भारत के अलग अलग शहरों को फंड अलॉट किए गए। कई शहर तो उस फंड को भी खर्च नहीं कर पाए क्योंकि फोकस सिर्फ उन कामों पर होता है जो तुरंत वोट दिला सके। और अगर लॉज बन भी गए तो उन्हें इंप्लीमेंट कौन करेगा? हमारा वीक लॉ इन्फोर्समेंट। देखो, हमारे देश में लॉज एग्जिस्ट करते हैं, पेपर पर सब परफेक्ट है, लेकिन सड़क पर हकीकत क्या है? आप अपनी पुरानी कार या बाइक लेकर जाइए, पुलिस को 400-500 रुपए दीजिए और आपको पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भले ही आपकी गाड़ी पीछे से जहरीला धुआं क्यों ना छोड़ रही हो, पर पेपर पर वो ऑक्सीजन छोड़ रही है। जब तक ये करप्शन और चलता है वाला एटीट्यूड रहेगा तब तक कोई भी पॉलिसी जमीन पर उतर ही नहीं सकती। लेकिन आखिर इस पोल्यूशन का सोर्स क्या है? टीवी पर जिस किसी न्यूज चैनल को देख लो, पोल्यूशन के नाम पे वही पराली जलाना, दिवाली के पटाखे और ट्रैफिक जैम में फंसी गाड़ियां नजर ही आती हैं। हमें लगता है बस यही पोल्यूशन है। अगर हमने पटाखे नहीं जलाए और ऑड इवन फॉलो कर लिया तो बस जंग जीत ली। लेकिन ये सच नहीं है। ये वो धुआं है जो हमें दिखाया जाता है ताकि असली मुजरिम छुपा रहे। असली विलेन वो है जो मेरे और आपके घर के बगल में खड़ा है, कंस्ट्रक्शन डस्ट। IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ इंडिया का 25 से 40% पोल्यूशन गार्बेज और डस्ट के कारण होता है। आज शहरों में हर दूसरी बिल्डिंग बन रही है, बिना किसी डस्ट स्क्रीन के तोड़फोड़ चल रही है और उससे उड़ने वाली धूल हवा में PM 2.5 और PM 10 बनकर हमारे लंग्स में घर कर रही है। थर्मल पावर प्लांट्स, ब्रिक किल्न्स और डीजल जनरेटर्स ये वो साइलेंट किलर्स हैं जिनकी बातें डिबेट में कम होती हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा जहर घोलती हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा ब्रिक किल्न्स हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और हैवी ब्लैक कार्बन रिलीज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं पराली से 240 गुना ज्यादा पोल्यूशन करता है। और सबसे बड़ा इशू है गार्बेज बर्निंग। छोटे शहरों में देखिए, लोग कचरा उठाने का वेट भी नहीं करते, वो सीधा कचरे को आग लगा देते हैं। टायर जलाना, कॉपर निकालने के लिए वायर जलाना, ये एक्टिविटीज इतनी टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे कई वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं जो हवा को जहरीला बना देते हैं। और यहाँ आती है वो बात जो हम सुनना नहीं चाहते। हम सरकार को गाली देते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन क्या हम खुद दूध के धुले हैं? मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। देश की सबसे बढ़िया वंदे भारत एक्सप्रेस जब लॉन्च होती है तो वो एकदम साफ होती है, लेकिन सफर खत्म होते होते उसका फ्लोर कचरे से भर जाता है। नॉर्मल ट्रेन की तो बात ही नहीं हो रही। ट्रेन के ट्रैक्स को हमने ओपन डस्टबिन बना रखा है। कोई भी पैकेट खोलता है, खाता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। सड़कों पर गुटखा थूकना, पब्लिक यूरिनेशन और ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ने के लिए छोड़ देना, क्या इसके लिए हम प्रधानमंत्री को ब्लेम करेंगे? लोग कहते हैं अरे डस्टबिन नहीं है तो कचरा कहाँ फेंके। ये सबसे बड़ा झूठ है। जापान में सड़कों पर डस्टबिन मुश्किल से मिलते हैं। वहाँ लोग अपना कचरा बैग में रखकर घर ले जाते हैं, तब तक नहीं फेंकते जब तक उन्हें डस्टबिन न मिल जाए। प्रॉब्लम डस्टबिन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सिविक सेंस की है। और तो और हमने धर्म और श्रद्धा को अनजाने में पोल्यूशन बढ़ाने का जरिया बना लिया है। हमारे देश में नदियों को माँ माना जाता है, लेकिन उन्हीं नदियों के साथ हम क्या कर रहे हैं? पूजा के नाम पर हम नदियों में आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, फूल और यहाँ तक कि दूध चढ़ा देते हैं। हमें लगता है हम इसे भगवान को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन साइंस की नजर से देखिए,
देखिए, पानी में दूध जैसे ऑर्गेनिक मैटर के एक्सेस मिलने से यूट्रोफिकेशन होता है। इसका मतलब है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर जाता है, जिससे मछलियां और बाकी एक्वाटिक एनिमल्स दम तोड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, हम पूजा का बचा हुआ सामान जो अक्सर प्लास्टिक के पैकेट्स में होता है या जिनमें आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स होते हैं, उन्हें पवित्र समझकर पानी में बहा देते हैं। नेचर को भगवान मानने वाला देश आज प्लास्टिक में लपेटकर उसी नेचर का गला घोट रहा है। हम श्रद्धा तो दिखा रहे हैं, लेकिन उस नेचर की बलि दे रहे हैं जिसे हम पूजते हैं। अब आप खुद ही बताओ, क्या सरकार हर घाट पर खड़ी होके हमें दूध चढ़ाने से रोकेगी? क्या पुलिस हर उस इंसान को पकड़ेगी जो प्लास्टिक और फूल पानी में फेंक रहा है? नहीं ना, ये एक सिस्टमिक फेलियर है जिसमें भारत की सरकार और भारत के लोग दोनों इक्वली जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया भर के देश इस प्रॉब्लम से निपट रहे हैं तो हम कहां पीछे रह गए? दूसरे देशों ने काम पर फोकस किया और हमने शायद सिर्फ चर्चा और फोटोशूट्स पर। हमारे पड़ोसी देश चाइना का एग्जाम्पल देखिए। 2013 में बीजिंग एयरपोकैलिप्स झेल रहा था, लेकिन उन्होंने महज 4 सालों में अपने कोल प्लांट्स में फिल्टर लगवाकर SO2 एमिशन को आधा कर दिया। भारत में भी रूल है, लेकिन इसकी डेडलाइन बार बार आगे बढ़ रही है। 2017 में गवर्नमेंट ने कोल प्लांट्स में फिल्टर लगवाने की डेडलाइन दी, फिर 2030 तक एक्सटेंड कर दी, फिर 2022, फिर 2025 और अभी तक एक्सटेंड होता जा रहा है। बात सिर्फ सरकार की नहीं है, बात टेक्नोलॉजी की है। जापान और कोरिया में अगर कोई फैक्ट्री एमिशन लिमिट क्रॉस करे तो सीधा करोड़ों का फाइन और शटडाउन झेलना पड़ता है, और हमारे यहाँ रात में फिल्टर ऑफ करके काला धुआं छोड़ दिया जाता है और सुबह एक छोटी सी पेनल्टी देकर सब नॉर्मल हो जाता है। यूरोप में कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े वाटर कैनन से धूल उड़ाया नहीं, दबाया जाता है। ट्रक्स के टायर्स धोकर सड़क पर भेजे जाते हैं ताकि मिट्टी ना फैले। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का मतलब है धूल का तूफान, जिसे रोकने की 1% कोशिश नहीं होती। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर जैसे शहरों में कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रहा है कि PM10 लेवल सेफ लिमिट के 4-5 टाइम्स तक रहते हैं। लंदन ने कंजेशन चार्जेस लगाकर पुरानी डीजल गाड़ियों की एंट्री ही बंद कर दी, और जर्मनी ने यूरो नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए कि पुरानी गाड़ियों की वैल्यू ही खत्म हो गई। लेकिन भारत में 4 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां 15 साल से पुरानी है, जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। यहाँ तक कि सिंगापुर और साउथ कोरिया ने कचरा खुले में जलाना कब का बंद कर दिया, जबकि हम आज भी डायोक्सिन्स और फॉरान्स जैसे जहर हवा में घोल रहे हैं। फर्क साफ है, दुनिया पोल्यूशन को नेशनल इमरजेंसी मानती है और हम भारतीयों की मेंटालिटी इस मीम की तरह हो चुकी है। सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिचुएशन को बदल सकते हैं, या ये देश ऐसे ही धुएं और गंदगी में घुटते रहेगा? सिविक सेंस और सिस्टम की कमियों के अलावा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जो भारत को चाहते हुए भी पोल्यूशन से लड़ने से रोक रहा है, और वो है हमारी टाइमिंग। दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA और UK ने एनवायरनमेंट बचाने की बात तब शुरू की जब वो ऑलरेडी अमीर हो चुके थे। जब उनकी जेब में पैसा आ गया तब उन्होंने सोचा कि चलो अब हवा साफ करते हैं। उन्होंने पहले इकोनॉमी बनाई, फिर एनवायरनमेंट बचाया। लेकिन भारत के पास ये लग्जरी नहीं है, क्योंकि हम आज भी एक मिडिल इनकम कंट्री हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेशों जाकर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का झंडा गाड़ते हैं, लेकिन वही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम के मामले में 141वें नंबर पर आती है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार भारत का हर 20 में से एक इंसान दिन के 60 रुपए भी नहीं कमाता। जब एक आदमी को शाम की रोटी की चिंता हो तो वो कार्बन फुटप्रिंट्स और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचना कैसे ही अफोर्ड कर सकता है? इसके ऊपर से हमारा इनफॉर्मल सेक्टर जो पूरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड है, वो 90% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है और देश की 50% GDP तो यहीं से आती है। बड़ी फैक्ट्रीज पर तो आप ताले लगा सकते हैं, लेकिन उन लाखों छोटे छोटे कारखानों और वर्कशॉप्स का क्या जो चोरी छुपे चलते हैं? उन तक कानूनों के हाथ कैसे पहुंचेंगे? और जो कानूनी ढांचा डेमोक्रेसी पर निर्भर करता है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, डेमोक्रेसी हमारी ताकत है, लेकिन एनवायरनमेंट के मामले में ये कभी कभी कमजोरी बन जाती है। चाइना में अगर सरकार ने ऑर्डर दिया कि कल से फैक्ट्री बंद, तो वो बंद हो जाती है। वहाँ कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई बहस करने वाला खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भारत में हर फैसले पर डिबेट होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, कोर्ट केसेस चलते हैं और इम्प्लीमेंटेशन सालों तक लटक जाता है। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है, और इस आग में घी डालने का काम करता है हमारा मीडिया। मीडिया का काम क्या होता है? लोगों को एजुकेट करना, लेकिन उन्होंने इसे पॉलिटिक्स और TRP का खेल बना दिया है। जब पोल्यूशन बढ़ता है तो न्यूज चैनल पर एक्सपर्ट बैठते हैं, वो शोर मचाते हैं, लेकिन डिस्कशन सिर्फ इस बात पर होता है कि किस पार्टी की गलती है।
वो जेन्युइन इश्यूज उठाते तो हैं, लेकिन सिर्फ सरकार को दोष देने के लिए या देश की ग्लोबल बेइज्जती करने के लिए। क्या आपने कभी न्यूज चैनल पर यह देखा है कि इंदौर कैसे साफ हुआ या सूरत ने अपने आप को कैसे बदला? मीडिया चाहे तो लोगों को बता सकता है कि हमारा पड़ोसी देश चाइना कैसे पोल्यूशन से लड़ रहा है, लेकिन मीडिया हमेशा नेगेटिव चीजों को हेडलाइन बनाता है। अगर कोई शहर अच्छा कर रहा है, कोई स्टार्टअप वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ नया कर रहा है, तो उसकी सक्सेस स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती, क्योंकि नेगेटिविटी बिकती है और टीआरपी इसी पर चलती है। नतीजा ये होता है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करते रह जाते हैं और सॉल्यूशंस कहीं शोर में खो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कोई सॉल्यूशन है या हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये धुआं हमें पूरी तरह निगल लेगा? अगर हम नहीं सुधरेंगे तो आने वाले कुछ सालों में भारत के कई शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2100 तक भारत का वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक स्वस्थ इंसान भी 6 घंटे से ज्यादा धूप में जिंदा नहीं रह पाएगा। नए तरह के डिसीजेस हमारे बच्चों को घेर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी के लगभग 8 से 10 साल सिर्फ पोल्यूशन की वजह से खो रहे हैं। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मेडिसिन की वजह से बढ़ रही है, वो पोल्यूशन के कारण वापस घटना शुरू हो जाएगी और फिर शुरू होगा द ग्रेट माइग्रेशन। लोग पोल्यूशन से बचने के लिए शहर छोड़ेंगे, जिसे हम क्लाइमेट रेफ्यूजी कहेंगे। डेटा बताता है कि 2050 तक इंडिया में लगभग 4.5 करोड़ लोग सिर्फ एनवायरनमेंट बिगड़ने की वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। जो अफोर्ड कर सकेंगे वो देश छोड़ देंगे और जो पीछे बचेंगे वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए लड़ेंगे। क्या ये वही भारत है जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं? एक ऐसा देश जहां सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े, जहां मास्क पहनना फैशन से ज्यादा मजबूरी हो जाए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल ये है कि इज दिस द एंड ऑफ इंडिया? बिल्कुल नहीं, अभी एंड नहीं हुआ है। अभी तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बाकी हैं। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से ईवी अडॉप्शन की तरफ बढ़ रहा है, जो पिछले 5 साल में 11 गुना बढ़ चुका है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन में हर साल 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है। देश भर में ऐसे स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं जो वेस्ट टू वेल्थ पर काम कर रहे हैं। भारत में अब तक हजारों किलोमीटर की सड़कें सिर्फ रिसाइकल प्लास्टिक से बनाई जा चुकी हैं। चेन्नई और इंदौर जैसे शहरों में कचरे से टाइल्स बन रही हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कचरे से बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। लेकिन ये जंग सिर्फ सरकार, स्टार्टअप्स या टेक्नोलॉजी नहीं जीत सकती। दुनिया के हर डेवलप देश ने पोल्यूशन को तब हराया जब वहां के नागरिक जागे, जब उन्होंने तय किया कि बस अब और नहीं, हमें भी वही करना होगा। हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना होगा। हमें डिसेंट्रलाइजेशन सीवेज प्लांट्स की मांग करनी होगी ताकि गंदा पानी नदियों में ना मिले। हमें क्लेanलीनेस को किसी नियम की तरह नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी की तरह अपनाना होगा। जैसे हमने पोलियो को हराया, जैसे हम चांद पर पहुंचे, वैसे ही हम पोल्यूशन को भी हरा सकते हैं। लेकिन शुरुआत किसी पॉलिसी से नहीं, शुरुआत आपसे होगी। अगली बार जब आप सड़क पर कचरा फेंकने वाले हो या रेड लाइट पर इंजन ऑन रखने वाले हो, तो बस एक बार सोचिए कि आप एनवायरनमेंट को नहीं, अपने आने वाले कल को जहर दे रहे हैं। क्योंकि देश सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरों से नहीं बनता, देश बनता है हमसे। और हम साफ हैं तो भारत साफ है। देश सबका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी है।